पिछली कक्षा में हम लोग वाईफाई के प्रतिबद्धता के कारण से हम बीच में कक्षा छोड़नी पड़ी थी। वो यूट्यूब अपलोड हुआ था कि नहीं हुआ था? वीडियो मिली थी लिंक आप लोगों को? पिछली कक्षा की लिंक नहीं मिली ना? पता नहीं भेजा सब कि नहीं। चलो मैं एक बार चेक करा लेता हूँ, शायद भेजा हूँ। बहरहाल आज वापस हम लोग वहीं से शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ ना आपको थोड़ा सा एक 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 ग्रॉस आइडिया दे दूं। अभी जिस प्रश्न को मैं आपसे पूछा था, क्या प्रश्न था मेरा? कि ट्राइजेमिनियल क्या होती है ना? तो एक जनरल सा इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे नर्व्स का सिस्टम कार्य करता है और कितनी अ, वैचारिक परिस्थितियां इस समय कितनी घातक हैं अगर आपसे छोटी सी भी गलती होती है तो। ठीक है, पहले यही से शुरुआत करते हैं। मैं कुछ शेयर करता हूँ आपके साथ में और फिर आगे की चीजें फिर उसके बाद शुरू कर लेंगे। राइट, ये देखिए, ये पेल्विस का एरिया है। ठीक है, अब यहाँ आपको कितना सारा सिस्टम आपको दिख रहा होगा। क्या क्या चीजें दिख रही हैं? एक तो स्पाइन को पहले ले लेते हैं। ठीक है, ये स्पाइन के पास आते हैं। स्पाइन दिख रही है। अब ये सारा का सारा एक तो नर्वस सिस्टम का पूरा तंतु जाल फैला हुआ है। ये देख लीजिए, छोटी छोटी चीजें। ठीक, अभी आप लोग स्पाइन पढ़ रहे हैं तो आपको ये जाल देखना बहुत आवश्यक है आपके लिए। ये क्या है जानते हैं? ये एक सामान्य किसी युवती या महिला कह सकते हैं, उनके कमर का हिस्सा है जहाँ पे कितनी सारी नर्व्स है। फीमेल पेल्विस लिखा हुआ है ना? ऐसे ही मेल भी होता है, मेल अभी दिख नहीं रहा था तो मैंने कहा यही फीमेल लिखा था। अब इतने सारे तंतुओं में, इतने सारे जालकों में, आप ये समझिए कि यदि आपकी हड्डी का ये हिस्सा, जिस हिस्से को हम पढ़ रहे हैं, ये जो पल्प जिसे बल्जा बोलते हैं, अगर ये हटा और कहीं भी किसी एक पर्टिकुलर नर्व के ऊपर दबाव आया तो उसका सिम्टम देखने को मिल जाता है शरीर में। ठीक है, अब ये सिम्टम कितना घातक होगा इसका अंदाजा आप, ये जो अभी आपके सामने मैंने आपके चैट बॉक्स में भेजा था न्यूरोलेजिया वाला, उस तक आप पहुंच जाएंगे तुरंत ही। सपोज कीजिए कि एक ये नस है, ये दबी यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये थर्ड लंबर वर्टिब्रिज के पास की कोई नर्व दब गई और इसका संबंध सीधे सीधे आपके चेहरे की ही नर्व से है। ये जो नर्व है ये डायरेक्टली चेहरे तक जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में चेहरे की नर्व में पल्पिटेशंस होना शुरू हो जाएगा। अब आप एज अ सामान्य छात्र गूगल करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि सारी चीजें आपको नहीं आती। तो जब सारी चीज नहीं आती तो आप गूगल करेंगे और आपको वो गूगल दिखा देगा कि चेहरे की एक नस होती है जो परेशान कर रही है। और आपको लगेगा अब सारा का सारा ध्यान हमें चेहरे पे ही बना के रखना है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा चेहरे की तरफ पे। ये है चेहरा, लोड होने दीजिए। ये बहुत आजकल बढ़िया बना दिया है टेक्नोलॉजी ने। कक्षा करना ना, मतलब ऑफलाइन क्लास से ज्यादा बेनिफिशियल ये ऑनलाइन वाली होती है, क्योंकि ऑफलाइन में तो मैं चित्र बनाऊंगा और मेरा चित्र बनाया हुआ आप समझिए माशाअल्लाह ही दिखेगा आपको जो ये कंप्यूटर ने बना दिया है ना। ये है भाई साहब चेहरे से। ठीक है, अब इनको फॉर एग्जाम्पल, चलो फॉर एग्जाम्पल एक तरीके से यहाँ लेके चलते हैं। इस नर्व को, इसको हटा देता हूँ, इसको गैप कर देता हूँ, सबको गैप करता हूँ, हड्डी को भी गैप। ठीक है, इस नर्व को पकड़ लो। ये जो नर्व दिख रही है आपको, ये जो नस है, सिर्फ इस हिस्से को हमने ले लिया। अब एक्चुअली जब आप इसके तार को देखेंगे तो ये एक तार है, वो इससे मेन से कनेक्ट हुआ। ये मेन इससे, इस मेन से कनेक्ट हुआ। ये कहाँ हो गया? ये कान के पास से कनेक्ट होता चलता चला जा रहा है। ये कान है, मैं थोड़ा सा तिरछा कर दिया मैंने। ठीक, और ये ही धीरे धीरे, अच्छा ये क्या है? ये सब लिम्फ नोड्स हैं यहाँ पे जो आपको दिख रही है ना, ये लिम्फ नोड्स हैं। धीरे धीरे यही तंतु नीचे की तरफ चलता चलता चला आ रहा है। और ये देखो, ये यहाँ आके निकला, मैंने आदमी को उलट दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तार आके जुड़ा आपके कॉर्ड के इस मेन तार से। ये उल्टा है आदमी, समझ पा रहा हो ना? नहीं समझ आएगा तो बताना। देखो, मैंने देखा ये तार था, वापस आपको जूम के दिखाता हूँ।
ये है, ये तार था एक तार, जो यहाँ पे, जहाँ पे आपको पल्पिटेशन महसूस हो रही है, यहाँ पे बार बार ऐसा लग रहा है, कुछ चुभने जैसा महसूस हो रहा है। अब आपको, आपने जैसे गूगल सर्च किया, आपको दिख गया कि हाँ ये परेशानी है, तो गूगल ने कहा कि चेहरे से संबंधित व्याधि है, इसको इसको ठीक करें। तो प्रथम दृष्टया आपके मस्तिष्क में यही बात आएगी कि आपको इसी से संबंधित सारे आसन करने कराने हैं। अब आप क्या कराना शुरू कर देंगे जानते हैं? आप क्या करना शुरू कर देंगे, आप तुरंत कि चलो एक काम करो, शीर्ष आसन कीजिए, तो फ्लो इधर होना शुरू हो जाएगा, ब्लड फ्लो तो कम हो जाएगा। अच्छा, या आप बोलेंगे कि जितना हो सके भ्रामरी, या चेहरे को ऐसे करो, या फेस योगा वाले जो ऐसे ऐसे करते हैं सब ना, वो फेस योगा वाले, वो सब आप करना शुरू कर देंगे। परेशानी का मूल कारण आप आइडिया ही नहीं लगा पा रहे। परेशानी का मूल कारण कहीं और है। क्या है परेशानी का मूल कारण, वो हमें समझना है। हर परेशानी का मूल कारण कहीं और छुपा होता है आपके शरीर में। शरीर, एक चीज याद रखिए, आपको वो हर जगह चैलेंज करती है, बॉडी अच्छे से अच्छे पढ़े से, मतलब मैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को जानता हूँ, उनको भी आपकी शरीर चैलेंज करती करती है। ठीक है। और ये चैलेंज जो चल रहा है, इसे आपका कार्य क्या है, आपका कार्य इसको पहचानना कि ये चैलेंज का मूल कारण क्या क्या संभावित है। और कैसे जानेंगे ये, बस जनरल इंस्ट्रक्शन से धीरे धीरे आप ये सारी चीजें जानना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ये आदमी है, इसके आंख के आसपास ये बार बार, ये क्या है, ये देखो, ये जो है ना, ये जो पीला वाला दिख रहा है, गायब कर दो इसको, लाल वाले को, लाल हटा दो, ये मांसपेशी हटाता हूँ, भयावह दिख रहा है ना थोड़ा। चलिए इसको इसको हटा दिया। अभी पीली वाली क्लियर विजिबल होगी ना। ये जो पीली वाली नर्व है, अब ये कहाँ आके कनेक्ट कर रही है, यहाँ पे, ये क्या फैट है थोड़ा सा, ठीक, कान के पास की। अब इससे धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे चलते चले चले जाएंगे, आप नीचे चलते चले जाइए, तो आप क्या पाते हैं, देखिए, आप पाते हैं कि एक नर्व है जो आ रही है अंदर, ये निकल के आई, ये निकली। ठीक है। हो सकता है ये हाथ में चले जाए, या हो सकता है कि ये वहां से भी किसी मेन हिस्से में कनेक्ट कर रही है, और वो है आपका ये क्या, ये आपकी कॉर्ड, ये कॉर्ड का हिस्सा। और कॉर्ड में किसी ना किसी हिस्से पे आप इस व्याधि को, परेशानी को देख पा रहे हैं। और ये है आपकी स्पाइन, समझे? तो यानी कि जो आंख पे चल रहा है, वो इधर किसी ना किसी तंतु के चक्कर में परेशान है। अच्छा, इसको फील करना चाहते हो, इस पीले वाले को, पीले वाले को अपने शरीर में फील करना है आपको, फील करो मैं अभी, अपना घुटना 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 चेक कीजिए, घुटने के पास देखिए, घुटने के कोनों में देखिए, दोनों साइड में आपको ये, इसको टच करेंगे तो आपको हल्का टाइट लिगामेंट जो दिखेगा, उसके जस्ट बराबर में हल्का हल्का फील करके इसको महसूस कर सकेंगे। ये बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत, अभी एक एक दो बार तो आपको लगा कि लिगामेंट को ही छू के यही मिल गया तार में, लेकिन जब आप पश्चिमोत्तानासन करेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से विजिबल, मतलब उस बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो, आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो कि हाँ ये तार आपका, ये जो तंतु है, ये कहाँ जा रहा है। बट तो हमें ऐसी जो परेशानियां आती हैं छात्रों की, उन परेशानियों को हमें समझना है, जानना है कि कहाँ कहाँ पे किन किन तरीके से ये पूरा सिस्टम कार्य कर रहा है। ठीक है। और ऐसे ही मसल्स हैं, ऐसे ही हड्डियां हैं, और ये बड़ा बहुत जटिल संरचना है। मतलब ये इतनी जटिल संरचना है कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते सामान्यतः। ठीक है, मैं चलूं? हम आते हैं हम अपने अपने कोर्स कंटेंट पे। ये तो ये था कि किसी ने पूछा, प्रतिदिन मेरे पास ऐसे 5 से 6 सवाल रहते हैं, जो मुझे बताना होता है कि हाँ क्या, इसका क्या इलाज है। अब इसके इलाज को कौन इलाज करेगा, वो जिम्मेदारी आपकी अपनी है, आप देख लीजिए कि आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे, मेरे को कोई पूछेगा, मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज दिया करूंगा, और आप ऐसे गूगल से उल्टे सीधे ज्ञान निकाल के लाना, और फिर मैं आपको बता दिया करूंगा कि आपने क्या गलती की। ठीक है। चलिए बैक टू द पॉइंट अगेन, हम लोग आते सर हैं। पता तो हाँ सर पता तो होता ही है कि गूगल में गलत है, या फिर मतलब थोड़ा बहुत सही होता है, पता होता है कि हाँ गूगल एग्जैक्ट नहीं देता है, कहीं ना कहीं तो पता ही होता है। हाँ हाँ, लेकिन ये कि अब मजबूरी भी है, करे क्या, अपने पास तो सोर्स भी नहीं है कुछ ऐसा, है ना, यही ना। सर आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। यस यस प्लीज। हाँ जी। सर, एक लेडी है 45 प्लस है और बहुत ज्यादा एक्टिव है। पिलाटेस क्लास, कभी स्विमिंग, कभी योगा। और योगा वो स्कूल टाइम से ही करती आ रही है, बहुत अच्छा योगा। हम्म और शी हैज 2 बिग चिल्ड्रन, हम्म इंडिया में ही है। तो हम्म बैठे बैठे एक दिन उसको अजीब सा फील होने लग गया
और उसका मुंह धीरे धीरे उसके हस्बैंड ने देखा तो थोड़ा सा टेढ़ा होना शुरू हो गया था। हम्म, तो पास में ही फोर्टिस है, वही 62 की ही बात है ये। फोर्टिस में ले गए, वहां पर शायद 3 4 दिन 5 दिन उसको रखा और ठीक हो गया, वो आ गई। और हम्म, उसको धीरे 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 नाउ शी इज एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल ठीक हो गया है उसका। हम्म, जब वो फोर्टिस से आई थी तो मैंने देखा था तो थोड़ा सा असर था एक तरफ, लेकिन हम्म, अब आज की डेट में बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम्म, सर ये जानना चाहती हूँ मैं, हम्म, जो इतना एक्टिव है, जो योगा भी, कभी योगा, कभी पिलाटेस, कभी एरोबिक्स, कभी स्विमिंग, उसके साथ ऐसा क्यों घटित हुआ है? अब इसका उत्तर एक है, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जे जस करें ताही फल चाखा। ये तो दर्शन शास्त्र ये कहता है कि जो आपकी योग, चूंकि दोनों सिद्धांतों पे कार्य करता है, मैं दोनों तरीके से इसका उत्तर देता हूँ। पहले मैं दार्शनिक आपको उत्तर दे देता हूँ, क्योंकि योग मूलतः दर्शन में ही रहता है। विज्ञान तो इसने अडॉप्ट कर रखा है ना, इसका पालतू बच्चा नहीं है, उसको अडॉप्ट किया हुआ है विज्ञान को। योग मूलतः दार्शनिक विचारधारा है। होता क्या है इन जनरल कि जब भी हम लोग किसी किसी पर्टिकुलर कार्य को करने जाते हैं तो हमें लगता है अरे मैं तो ये हूँ, मैंने इंश्योरेंस तो करा ही रखा है, अब मेरा क्या ही होगा। मतलब इंश्योरेंस इज नॉट अ सिक्योरिटी। आप समझ रहे हैं, योगा को आप अगर एज अ इंश्योरेंस लेके चल रहे हैं कि मैं योगा कर रहा हूँ और मैं कुछ भी कर रहा हूँ और कुछ भी करके मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ या कुछ भी एटलीस्ट नुकसान तो नहीं होगा, ये नहीं संभव है। योग इसीलिए योग है क्योंकि ये दोनों तरीके से कार्य करता है। आपके पिछले कर्मों की गति को काट सकने की क्षमता, इसे शानदार भाषा में प्रारब्ध का सिद्धांत बोला जाता है। प्रारब्ध, प्रारब्ध का मतलब होता है व्हाट यू डिड इन पास्ट, आपका पास्ट कर्मा। आपने सुना होगा कर्मा का सिद्धांत बहुत पॉपुलर है आजकल। कर्म गति जो है, उस कर्म गति को फॉलो करने के लिए आपको इसके थ्रू होके जाना पड़ेगा, नंबर एक चीज। अब जब सिर्फ आप पिलाटे करते हैं, जब आप सिर्फ एरोबिक्स करते हैं, दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, और आप तो आप योगा नहीं कर रहे हैं, यू आर डूइंग एक्सरसाइज, योग नहीं कर रहे हैं। जब आप योग कर रहे हैं तो आप उसमें ये सारी चीजें कर ले रहे हैं। आप हो सकता है तेज सूर्य नमस्कार कर रहे हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहे हो सकता है पर्टिकुलर चीजें करो, लेकिन फिर भी आप योग योग के माध्यम से कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। योग क्या करता है, दोनों चीजों को जस्टिफाई कर देता है जब आवश्यकता पड़ती। इसीलिए योग का हर टीचर एक एंड पे आते आते, एक वर्ष के एंड में अगर आप उसको, अगर उसका, अगर कोई इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट होता जो ये हिसाब किताब निकालता कि कितनी निगेटिविटी योगा टीचर ने ऑप्ट करी है पूरे वर्ष में, तो आप पाएंगे कि एक बड़ा हिस्सा योगा टीचर अपने साथ अपने घर लेके आता है और खुद ही उसको झेलता है और फिर उसको विभक्त करता है। हर एक महीने के अंतराल पे हम लोग किसी ना किसी आध्यात्मिक जगह पे जाते हैं रिचार्ज होने के लिए, ताकि एक बार पावर एनर्जी अपने अंदर बनी रहे। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन हजारों निगेटिविटी को हम लोग ऑप्ट कर लेते हैं। और जैसे ही, क्योंकि जब मैं निगेटिविटी आपकी लूंगा तो ही आप पॉजिटिव होंगी, ये सिद्धांत साधारण विश्व का सिद्धांत है। अगर आपके पास, आप मान लीजिए बड़ी बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, और मैं छोटा सा सेल हूं, तो मैं अगर आपसे, या पावर बैंक है आपके पास, तो आपके फोन को कितनी बार चार्ज करेगा? 2 3 4 बार चार्ज करेगा। फिर पावर बैंक को भी तो चार्ज होना है ना। तो ये योग का सिद्धांत हो गया। अब बची बात कि कैसे, इतनी एक्टिविटी के बाद भी कैसे। होता क्या है, जब आदमी एक्टिविटी कर रहा होता है तो ये माइंडसेट बना लेता है कि हाँ यार अब तो मेरे को कुछ नहीं होगा, होना है। लेकिन उस दौरान वो अपने स्ट्रेस को, अपने डिप्रेशन को, अपने तनाव को, अपने एंजाइटी को भूल जाता है कि मेरे पास ये भी है। मैं बहुत सारे, अभी कल परसों हमारे एनजीओ में एक आए थे, ओरिएंट बेल्स करके एक टाइल्स है, उसकी बड़ी कंपनी है, उसके मालिक आए हुए थे। 52 53 साल उनकी उम्र हो गई है, और फिटनेस फ्रीक है वो। मतलब रनिंग करना, पर डे 10 किलोमीटर दौड़ना, और बिल्कुल सिर्फ यही काम रह गया अब उनके जिम में। वो बता रहे थे कि 35 साल की अवस्था में उनको ये सब जो आप बता रही हैं ये सब हो चुका है। 35 36 साल की अवस्था में वो इन सब चीजों को झेल चुके हैं, और उन सबको झेलने के बाद वो 45 साल की उम्र में ओवरकम किए, और अब वो बहुत एक्सेस फिट है। मतलब सलमान खान जैसी शरीर बना रखी है। तात्पर्य मेरा ये है कि आप चाहे कितनी भी एक्टिविटी कीजिए, जिम कीजिए, दौड़िए, भागिए, लेकिन यदि आपने अपने मस्तिष्क को संतुलित नहीं रखा तो एंड ऑफ द डे आपको पैरालिसिस, आपको स्क्लेरोसिस, कुछ भी जो भी हो, कुछ भी होने की संभावनाएं व्याप्त हो जाती हैं। ठीक है। और ये कई बार ऐसा होता है कि आपके लंबे, जैसे मान लीजिए मैंने कोई दवा खाई, अब जैसे छोटा सा बच्चा है, आपके बच्चे को आपने पोलियो की इंजेक्शन लगवाई, ठीक है, तो पोलियो की इंजेक्शन लगवाई आपने जब वो 8 महीने का था तभी, लेकिन अब ये आपके बच्चे को 80 साल तक सेव करेगा कि नहीं करेगा?
यानी उसके कण आपके शरीर में दौड़ रहे हैं, वो अवेलेबिलिटी है। जितने भी इंजेक्शन आप लगवाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, ये सब क्या है? केमिकल। ये केमिकल आपके शरीर में सुरक्षित इस समय भी है, और अभी न जाने कितने केमिकल्स आपकी शरीर लेके घूम रही है। तो कब ये अपना कार्य करना बिगाड़े, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, ना कोई इसका कोई कैलकुलेशंस है, क्योंकि केमिकल्स तो आपके शरीर में है। अब वो किस मात्रा में है, कितना है, क्योंकि कब आपने एंटी डिप्रेशंस की दवाएं ली, कब आपने एक्सेस नींद की दवाएं ली, कब आपने तनाव लिया, कब आपने अपने आप को उत्कृष्ट बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए कुछ भी किया, कब आपने नशा किया या कुछ भी, जो भी ए टू जेड जो भी करते हैं आप, तो केमिकल्स रिएक्शंस का प्रत्युत्तर दे पाना सीमित शब्दों में लगभग मुश्किल बात है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जब आपको ये पता चल जाता है कि ये कारण हुआ था, तो बहुत आसानी से चोर का पता लग जाता है कि आखिर ये हुआ क्यों। ये फोर्टिस वाले जरूर जान गए होंगे कि शरीर में चीजें हैं क्या, क्योंकि वो पूरा चेकअप करते हैं और सारी चीजें निकाल ली होंगे सबकी, हाँ ये कारण है, इस कारण से हुआ। अब जैसे वो जो केस मैंने अभी आप लोग को भेजा, उनके चेहरे पे अगर यहाँ कोई खिंचाव आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी किसी ना किसी स्पाइन में कोई ना कोई इशू, बड़ा इशू है, जिसको वो समझ नहीं पा रही है। अब वो समझेंगी, हो सकता है अगर वो समझ जाए समय रहते तो ये चेहरे पे ही बात होके खत्म हो जाए, और यदि नहीं समझी तो हो सकता है कालांतर में पैरालाइज्ड हो जाए, है ना। तो यही हमें छोटी छोटी चीजें, दोनों एंगल्स हमें देखना पड़ता है। हमारा एंगल अच्छा, जब हम अगर मान लीजिए ऐसे केस में जब हमें पता चल जाता है कि कुछ ऐसा तो था नहीं, हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं इन जनरल, कि सबसे पहले अपने प्राण ऊर्जा को बढ़ाने पे काम करते हैं। प्राण ऊर्जा यदि बढ़ जाएगी तो वो प्रारब्ध से भी लड़ाई कर सकती है और आपके केमिकल से भी लड़ाई कर सकती है। इसीलिए हमारा प्राणायाम आसनों से ज्यादा पावरफुल माना जाता है। हमारा प्राणायाम आसनों से ज्यादा पावरफुल इसी उद्देश्य से है कि अगर हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा रहेगा, अगर हमने यज्ञ किया, हमने हवन किया, हमने वो श्वास अपने अंदर इनहेल की है, हमारे पास वो जबरदस्त प्राण ऊर्जा है, हमने बहुत सारे मंदिरों में जाके वहां की प्राण ऊर्जा को, वहां की मूर्तियों से प्राण ऊर्जा प्राप्त की है, तो जाहिर सी बात है कि मैं किसी भी निगेटिविटी को बहुत आसानी से टैकल कर सकता हूँ। ऊर्जा सिद्धांत आइंस्टाइन के सिद्धांत के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये बात। इसके लिए सूर्य चिकित्सा बहुत जरूरी है, जल चिकित्सा बहुत जरूरी है, माने इनके संपर्क में रहना। मिट्टी से आपके पैर में मिट्टी लगे कै दिन हो गए बताइए, किसी को याद है कब आप मिट्टी पे चले हो नंगे पैर? घर में तो उस पे चलते हो आप, टाइल्स लगा रखी है, फ्लोर बना रखा है, सड़क पे तो चलने का सवाल ही नहीं पैदा होता, स्टेटस गिर जाएगा, लोग बोलेंगे चप्पल भी नहीं है इसके पास। फिर कब आप मिट्टी के संपर्क में आए थे, कोई याद है किसी को? पिछली बार कब आप आए? आपको नहीं याद होगा। आप मानेंगे नहीं, मैं अपने पूरे कोर्स में जितने दिन विद्यालय गया हूं, मैं कभी चप्पल पहन के नहीं गया। मेरे इसके एकमात्र गवाह हैं अमृतलाल गुरवेंद्र सर। वो मुझे एक बार देख लिए कि मैं बिना चप्पल के अपनी क्लास में बैठा हुआ था, तो मेरे से पूछे कि चप्पल कहाँ है तुम्हारा, तो मैंने उनसे कहा सर मैं व्रत चल रहा है मेरा, मैं चप्पल पहन के नहीं आ सकता। तो बोले कि अच्छा ठीक है। बस एक बार वो देखे, उसके बाद वो मुझे फिर कोई और मुझे कभी नहीं देख पाया कि मैं बिना चप्पल के कक्षाओं में जाता रहा। तो ये अपना अपना है, आपको ऊर्जा प्राप्त करनी है तो पृथ्वी के संपर्क में है, इत्यादि इत्यादि बातें। ठीक है। और रिपोर्ट अगर आप सर भेजेंगी तो और आइडिया लग जाएगा कि क्या है। हाँ। सर मेरी दो क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला, मिट्टी वाली जो आपने बात बोली, जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने देखा, टीवी में दिखा रहे थे कि जो मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ और समझती हूँ, और मैं भी कभी कभी आपने जैसे कहा ऐसे करती हूँ। लेकिन मैंने उस टीवी में देखा था कि जो छोटे छोटे समझ गया मैं। पैरासाइट्स या जो यहाँ भी कुछ पर होते हैं, वो हमारी पैर के नीचे की स्किन को छेद के बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। तो अच्छा। सर, ये दो विरोधाभास बातें हो गई ना, ये हाँ, दो। दो विरोधाभास बातें हो गई, बिल्कुल सही बात है। मिट्टी का भी ना, मिट्टी का भी अपना गुण है। अब आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप जो है नोएडा शहर के रोड पे और रोड के किनारे वाली मिट्टी में दौड़ना शुरू कर दीजिए। मिट्टी का मतलब मिट्टी, मिट्टी का मतलब ऐसी मिट्टी जहाँ पे शुद्ध खेती होती हो। मिट्टी का मतलब ये, अच्छा मिट्टी खेत वाला, जो खेत वाली जो मिट्टी, आपकी स्किन, जो आपकी एड़ियां हैं, वो शरीर की सबसे बड़ी मोटी चमड़ी मानी जाती है। वो ऐसा नहीं कि उसको छेद के आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा हो रहा होता तो आज कोई किसान बचता ही नहीं, जिंदा नहीं बचता, फिर आप कुछ खा भी नहीं पाते। ये एक्सेस हाइजीन वाले जो लोग होते हैं, जो एक्सेस हाइजीन फॉलो करते हैं। मैं ये आपको बता रहा था ना कि हमारे अमर उजाला के जो मालिक हैं, तन्मय जी, उनके सुपुत्र हैं, क्या नाम है उसका, वो छोटा सा बच्चा बेचारा 4-5 साल का, उसको हर चौथे दिन छींक और खांसी और बुखार होता रहता है। और वहीं रोड पे जो बेचारा, उन्हीं के घर के बराबर में जो रेड लाइट है, उन्हीं के उम्र के बराबर का एक बच्चा है, वो डेली धूल में ही लेटा रहता है।
है ना। और वो मुझे लग रहा है वो ज्यादा पावरफुल है उनके बच्चे के अपेक्षा। और क्यों? क्योंकि एक्सेस हाइजीन है। आपको घर में प्रवेश करना है तो पहले केमिकल से हाथ पोछिए। आप उतना ही, क्योंकि देखिए आप, अधूरा ज्ञान डेंजरस माना जाता है। पूरा ज्ञान हो, या तो आपको मिट्टी का एक एक गुण पता हो कि कौन सी मिट्टी में कौन सा पैरासाइट है, कब वो प्रवेश करता है, क्या आउटकम है, क्यों होता है, क्या होता है। या तो आपको ये बात बिल्कुल ना पता हो कि देयर इज अ पैरासाइट समथिंग। समझ रहे हैं? कल मेरी एक बात हो रही थी, एक दार्शनिक है, विचारधारा अच्छे विचारक हैं, तो उनसे बात हुई थी जनरल। तो उन्होंने कहा कि 8वीं 10वीं 12वीं तक की जो पढ़ी हुई औरतें हैं वो घर के लिए घातक हैं। किसी मुद्दे पे बात होते होते यहाँ तक पहुंच गई थी। मैंने कहा कि अनपढ़ औरतें ज्यादा घातक हैं। मेरा प्रश्न था, मतलब जो घर की महिलाएं हैं वो अगर अशिक्षित हैं वो ज्यादा खतरनाक है परिवार के लिए, या शिक्षित, या पुरुष अशिक्षित खतरनाक है, या अर्ध शिक्षित पुरुष खतरनाक है? तो वहां बैठे हुए सबका एकमात्र उत्तर था कि जो 8वीं से 12वीं तक पढ़ी हुई लड़कियां हैं, जिनको थोड़ा सा ज्ञान है हल्का फुल्का, वो आपके परिवार के लिए बहुत घातक हो जाएंगी किसी भी परिस्थिति में। यदि कोई अति शिक्षित महिला है, ग्रेजुएट है, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट है, दैट विल बी फाइन। या वो अशिक्षित है तो भी फाइन। मतलब किन्हीं बहुत सारी विचारधारा थी, उसका एक मैं क्रक्स आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही हम लोग हैं इस समय। हम लोग इन द सेंस, जैसे मिट्टी के विषय में हमें कुछ नहीं पता, हमें पैरासाइट्स के विषय में कुछ नहीं पता, इवन पैरासाइट्स के कितने प्रकार होते हैं अगर उसको भी काट दिया जाए तो वो भी हम नहीं जान पाएंगे। लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पैरासाइट प्रवेश कर सकते हैं, तो ये डिफिकल्टी है। इसलिए हमें जो मिट्टी चिकित्सा है, हम इसके विषय में खूब जानते हैं। मिट्टी चिकित्सा हमारी कहती है कि पेट पे लगा लो, सर पे लगा लो, मैं तो कहता हूँ आंख पे भी लगा लो, मुंह पे लगा लो, खा भी लो, है ना। इन सबका बढ़िया इलाज है, कोई बेकार नहीं है। मतलब एज अ प्राकृतिक चिकित्सक मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। चलिए आ जाते हैं हम लोग सब्जेक्ट पे, नहीं तो इधर ही रह जाएंगे इन्हीं सारी बातों में। बातें बहुत है, अगर हम लोग एनाटॉमी पे बात करें तो पूरा वर्ष खत्म हो जाए। इतना प्रश्न है मुझे पता है आप सभी के दिमाग में, लेकिन हमें कोर्स भी खत्म करना है ना। अच्छा, एक और सूचना है इसके पहले हम लोग कोर्स में प्रवेश करें। 1 जनवरी को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ग्रुप वियतनाम लेके चले घुमाने के लिए, वहाँ की योगा इंडस्ट्री दिखाने के लिए, वहाँ का जो हिमालय है वियतनाम का वो दर्शन कराने के लिए। तो यदि आप लोग चाहें तो हमारे ग्रुप के साथ आप लोग का भी स्वागत है। कुल 10 या 12 लोग ही जाएंगे। और एयर टिकट्स और वीज़ा और रहना खाना सब मिला के मुझे लग रहा है 30-35 हजार या 40 हजार रुपये के आसपास खर्च होगा। जाने आने में लगभग 20-25 हजार रुपये खर्च हो जाएगा। और वीज़ा में 3-3.5-4 हजार रुपये, होटल्स और इंडियन खाना और एक टाइम वियतनामी खाना। तो ये टोटल खर्चा आएगा। अगर आप लोग प्लान कीजिए तो हम लोग चलते हैं वियतनाम। मैं आपको घुमा के लाता हूँ, दिखाता हूँ वहाँ पे हम लोग कैसे कार्य करते हैं, वहाँ के योगा टीचर्स कैसे हैं। एटलीस्ट इंडस्ट्री डेवलप कीजिए, है ना। तो प्लान कीजिए। अभी ये सितंबर चल रहा है, हमें ये प्लान करने अक्टूबर नवंबर में हम सारी टिकट्स और वीज़ा फाइनल कर लेंगे। तो और 28 दिसंबर को यहाँ से 9-2-14 हो जाएंगे वहां पहुंच के। 28 29 को 29 30 हनोई में। 1 तारीख को वहां पे एक जगह है सापा। सापा जो है वो हिमालयाज है, वहां का चाइना का बॉर्डर है, और पूरे साउथ ईस्ट एशिया की सबसे ऊंची जगह। अच्छी जगह, काफी अच्छी जगह। तो वहाँ आनंद आएगा। अगर आप योगा करने के लिए चाहें तो मोस्ट वेलकम है आपका। जनरल इन्फॉर्मेशन है, मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचिएगा, मार्केटिंग के लिए पूरी टीम बैठी हुई है, वो ये सब काम करते रहते। मैंने सोचा आप लोग को बताऊं, अगर अपने लाइक माइंडेड लोग चलते हैं तो थोड़ा आनंद आता है, मिलने का भी मौका मिलेगा और समझने समझाने का भी मौका मिलेगा। ठीक है। और तब तक आप लोग शादियों वादियों से भी मुक्त हो जाएंगे, उस समय कोई शादी नहीं है। चलिए बहरहाल आते हैं बैक सर टू। अभी आपने जब बस थोड़ी 2-3 मिनट पहले ही जो टॉपिक डिस्कस किया था मेरे बोलने से, उस लेडी का प्रारब्ध और ये सब चीजें, सर उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है माइकल जैक्सन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। माइकल जैक्सन सही उदाहरण है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। एक रूस के प्रधानमंत्री थे, उनकी भी मृत्यु हुई थी। वो भी बहुत को बहुत, अभी ये जो कोरिया वाला ये भी मरेगा तो उदाहरण बन जाएगा। अब देखिएगा। क्या नाम है उसका, किम जोंग उन, हाँ। ये मरेगा, ये भी उदाहरण बनेगा, क्योंकि इसको भी शौक रहता है कि मैं मरूं ना, मैं जवान ही रहूं और मेरे चेहरे जो है पे हमेशा ऊर्जा बनी रहे। पुतिन से मिलने पुतिन को बुलाया, और मैं तो देख ऐसा ना, पॉलिटिकल साइंस का भी मैं छात्र रहा। एमए पॉलिटिकल साइंस करने का मौका मिला तो मैं तो, मेरी नजर बनी रहती है इनके ऊपर। पुतिन को बुलाया अपने नॉर्थ कोरिया में ट्रेन से। अब ये सोचे कि खाना आया उनके सामने, आप ये वीडियो देखिएगा, बड़ा फनी वीडियो है। वो उसको उठा के देता है, वो उसको वही वाला खाना वापस उसको रिटर्न कर देता है। पहले आप खाइए। अब पुतिन की सिक्योरिटी मना कर रही है कि नहीं, पहले आप मत खाओ। और किम जोंग उन तो खुद ही अपने आप में उतना इतना स्तब्ध वाला व्यक्ति है, वो कहता मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। चलिए बहरहाल, बाकी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो इतने मिनट तक का, 27 मिनट को पहले भगा देंगे, उसके बाद अपनी अपनी क्रियाविधि आगे रखेंगे। ठीक है।
चलिए अब हम लोग आते हैं वापस अपने स्क्लेरोसिस वाले हिस्से पे। यस, अपने स्पाइन वाले हिस्से पे मैंने आप लोग को यहाँ तक दर्शन करा दिया था इनके। ये हिस्सा जो है, ये जो पल्प था, है ना। अब इसकी लेयर्स मैंने आपसे डिस्कस की थी कि देखिए कुछ लेयर्स होती हैं। जनरली इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लेयर तक इसमें मानी जाती है। 8वें लेयर पे बिल्कुल न्यूक्लिएटेड, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में या घनी मात्रा में आप कह सकते हैं डेंस एनुलस होता है, जो आपके दो हड्डियों के बीच में स्पेस क्रिएट करता है, लिहाजा आपकी दो हड्डियां आपस में ना टच कर पाए। और इसकी अभिवृद्धि का एकमात्र कारक है वो है आपका खाद्य पदार्थ। आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, क्या लाइफ स्टाइल है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसी के आसपास से नर्व्स भी जाती हैं, अभी हम लोग नर्व्स को भी देखेंगे कैसे। और ये हड्डी कुछ इस प्रकार से अंदर से आप देखेंगे तो उत्तल बनी हुई है, उत्तल लेवल के अंदर से दबी हुई है और सेब रखता है। बाकी जो दोनों हड्डियां हैं ये आपस में रगड़ ना खाएं इसके लिए भी यहाँ पे भी हल्की लेयर हम देख सकते हैं। आगे झुकना, पीछे झुकना, साइड झुकना, इन सब में हमारा एनालस जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभावी होता ही होता है। ठीक है, तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। अब ये जो आपको गड्ढा दिख रहा है ये स्पाइनल कैनाल है। वो जो अभी मैं आपको उसमें दिखा रहा था ना, दूसरे वाले में जो तार तंतु था, वो इसी से होते हुए बीच में जाता है। तो एक तो ये निकाल दीजिए आपके दिमाग में कि बीच में से इधर से गुजर जाता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये जो है ना, ये एनालिसिस के बीच में से होते हुए गुजरता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ हमारे हड्डियों के बीच में सुरक्षा तंत्र पैदा करता है। सारा का सारा जो गैप हो वो यहाँ से, अगर आप इसको अंदर से देखेंगे तो धीरे धीरे इसके ऊपर एक स्पेस बनती चलती चली। कॉर्ड भी इधर ही से जाती है ना सर? ये कॉर्ड कॉर्ड। कॉर्ड का ही स्पेस मैं दिखा रहा हूँ, ये कॉर्ड की स्पेस। अभी कॉर्ड आएगी तो आप देखेंगे कैसे कॉर्ड पे जैसे ये एनलस कॉर्ड को टच करेगा तो तुरंत आपको पेन होना शुरू हो जाना है, वो फील होने लग जाएगा। अभी दिखाते हैं, वो भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये देखिए, ये है आपकी कॉर्ड। और जो मैं आपसे बात बताना चाह रहा था अभी, जो थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, वो सारा का सारा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तंतु, तार। अच्छा, बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इन तारों के अंदर भी छोटे छोटे छेद आपको दिख रहे होंगे, यानी ये तंतु के अंदर तंतु। तो 72,000 जो आपकी नाड़ियां योग ने बताया है वो इन सबको सोच समझ के बताया है, गिन के, कि अगर एक तंतु है और उस तंतु के अंदर भी तंतु है तो उसमें प्राण प्रवाह कैसे होगा। क्योंकि सारे तंतुओं में ब्लड फ्लो हो ये संभव नहीं है। ब्लड फ्लो इज इंपॉर्टेंट, लेकिन सारे तंतुओं में नहीं होता, वो अपने अपने वहिकाओं में होता है। ठीक है, वेन्स में, आर्टरीज में रक्त बहता है, बाकी सब में क्या है, प्राण बहता है। अब ये देखिए, ये आपकी कॉर्ड है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, स्पाइन इज अ डिफर थिंग एंड स्पाइनल कॉर्ड इज अ डिफर थिंग, ये भी याद रखिएगा। कई बार आप ये बोलते हैं कि मेरे स्पाइनल कॉर्ड में पेन हो रहा है, कॉर्ड में पेन आपको नहीं पता लगेगा। पेन जहां हो रहा है वो अलग बात है, कॉर्ड इज अ डिफरेंट थिंग। आपको स्पाइन तक आपकी औकात है, इसके बाद कॉर्ड जो है वो आपकी औकात के बाहर की चीज है, वो डॉक्टर की भी औकात के बाहर की चीज है। वो अगर ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए, नहीं ठीक हो तो ईश्वर जाने। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा फ्यूज होगा। आप देखो यहाँ ये जो दोनों तार जल रहे हैं, ये नहीं पता है कि ये कहाँ से किसको रेगुलेट कर रहा है और किसके द्वारा रेगुलेट हो रहा है। इसमें ये लाइट जलने के लिए हो सकता है ये वाली लाइट इंपॉर्टेंट हो सकता है ये वाली लाइट इंपॉर्टेंट हो। तो ये अभी सब रिसर्च का विषय है, कोई इसको पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर पाया है कि हाँ ये कहाँ से, इसके अंदर सेंसेशंस कहाँ से आ रही हैं और क्या। थोड़ी थोड़ी चीजें फिर भी हमें दिख जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें। ये क्या चल रहा है जानते हो, ये आपका सेंसेशन चल रहा है। जैसे आपको कोई छू रहा है, आपको मच्छर काट रहा है, आपको गर्मी महसूस हो रही है, ठंडक महसूस हो रही है, किस हिस्से में ठंडक महसूस हो रही है, कब आपको ठंडक चाहिए, कब आपको गर्मी चाहिए। एक हिस्सा अगर शरीर का बाहर, जैसे ठंड में आपने देखा होगा कि बहुत लोगों की आदत ये होती है कि पहले रजाई ओढ़ते हैं तो रजाई ओढ़ने के बाद उनको गर्मी लगने लग जाती है, पूरी रजाई हटा देते हैं तो ठंडी लगने लग जाती है, आधी रजाई ओढ़ के एक पैर बाहर निकाल लेते हैं तो ठंडी और गर्मी दोनों बराबर। ये आपने देखा है, आपके घर के पुरुषों की ये आदत होगी, कॉमन है ना, कि वो टेम्परेचर मेंटेनेंस का सिद्धांत है ये, कि एसी चालू करके रजाई ओढ़ा, एक पैर बाहर, हिसाब किताब बराबर। कुछ लोग गर्दन पूरी ढक के सोते हैं, कुछ लोग पैर बाहर निकाल के सोते हैं, कुछ गर्दन अंदर रख के नहीं सो सकते, कुछ को गर्दन बाहर रखनी होती है। तो ये सारा का सारा कार्य जो है वो आपके इसी नर्व्स के ऊपर ही होना है, और इस नर्व्स को रीड कर रही है कौन, ये दो चीजें मिलकर। अच्छा, दो चीजों का मतलब ये है कि कॉर्ड एक जगह आप देखिए, यहाँ थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये जो कॉर्ड है, ये ये हिस्सा, एक हिस्से में ये हड्डी विहीन है, यानी मस्तिष्क हड्डियों के अंदर पैक है, यहाँ से कॉर्ड अंदर है। लेकिन ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा का हिस्सा होता है, इसको मेडुला ऑब्लंगाटा बोलते हैं, एमओ,
यहाँ पे ये पूरा का पूरा ओपन रहता है। तो कोशिश पुरजोर ये करनी चाहिए कि किसी भी आसन में, किसी भी एक कंडीशन में, खास करके शीर्षासन वगैरह में, व्यक्ति कभी भी इस एंगल तक ना पहुंच पाए, यहाँ पे पेन ना हो, क्योंकि अगर ये फ्यूज हुआ तो फिर चीजें खराब हो जाती हैं। ठीक है। और अपने भी हिस्से में, अपने भी शरीर के लिए इसके प्रति थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखिएगा। ये थोड़ा ऊपर तक दिखा रहा है, हल्का नीचे ही होता है। ठीक है, अब चलते हैं, आइए आगे। अब हम आते हैं कॉर्ड पे। ये देखिए, ये वो सारे तंतु हैं जो कॉर्ड से निकले हुए हैं, जो आपके पूरे शरीर में एक पूरा फ्लो बना के रखा हुआ है, पूरे के पूरे समस्त शरीर में ये फ्लो आप देख पा रहे हैं। हमारा जो कोर्स का कार्य है वो यही कार्य है जो अब आने वाला है। वो क्या है? वो है आपके डिस्क के साथ में इनका प्रेम भाव। देख रहे हैं कितने? वैसे तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिए तो लगेगा कि ये एकदम सटी हुई है, अभी लग रहा है ना सटी हुई है, बिल्कुल चिपकी हुई है। लेकिन अगर यहाँ पे भी देख रहे हैं दूसरे एंगल से भी तो भी लगा चिपकी हुई है। लेकिन जब आप बहुत करीब जाके देखेंगे तो आप देखेंगे एक एक स्पेस है इन दोनों के बीच में। और इतना भी स्पेस नहीं है, इतना भी स्पेस नहीं है कि ये अगर बढ़े तो इसको ना छू दे। और जब ये इसको छुई, ये दोनों, माने क्यों? क्योंकि ये इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है हल्के संवेदी अंगों को स्वीकार करना। अब इसको मैं थोड़ा सा और कॉमन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जनरल तरीके से, घर में एसी का जो सेक्शन आपने देखा है, एसी का तार देखा है? एसी वाला कितना मोटा तार होता है। क्यों? क्योंकि एसी को चलाने के लिए बहुत मोटी, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा ऊर्जा चाहिए होता है। अगर एसी को हम लोग पतले वाले तार से, जिससे बल्ब जलाते हैं, उससे जोड़ दें तो एसी चलेगा? तार तो, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेंगे, लेकिन वो तुरंत तार जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, तार ही खराब हो जाएगा। ऐसे ही आपके शरीर में होता है। ये जो मोटी वाली तंत्रिका दिख रही है आपको, जो तंतु दिख रहा है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो उसको अगर हल्का सा भी कोई छुएगा तो बहुत तेज करंट मारेगा। जैसे 11,000 वोल्ट की लाइट को आप छुएं और घर के लाइट को छुएं 220 वोल्ट को, तो दोनों में डिफरेंस है ना। 11,000 वोल्ट पकड़ते ही आपको जय हिंद जय भारत कर देगा। और 220 वाला आप थोड़ा सा छुएंगे तो थोड़ी देर आपको झुंझुनाएगा, फिर आप उसको उतनी देर में छोड़ देंगे। और यदि आपने प्रेस पकड़ लिया या कूलर का तार पकड़ लिया तो वो आपको पकड़ के हिलाता रहेगा अनटिल अनलेस आप, जब तक जय हिंद जय भारत आपका ना हो जाए। ठीक है। तो तीनों में डिफरेंस है। ऐसे ही आपकी तंत्र, ये जो तंत्रिकाएं हैं, इसको भी आपको ऐसे ही समझना होगा। ये पूरा पूरा, ये क्या है? 11,000 वोल्ट है। 11,000 वोल्ट को अगर ये छुएगा तो पूरे दिन शरीर में झुंझुनाहट होती रहेगी। ये झुंझुनाहट बड़ी खतरनाक होती है। अच्छा, इनका नाम बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है, सब डॉक्टर लोग करें, हमें कौन सा एमबीबीएस का एग्जाम देना है। जैसे फोरामेंस हो गया, स्पाइनल नर्व रूट हो गया, ये ब्रांचेस हो गई, ये सब जनरल बातें हैं, इनको याद करने की बहुत आवश्यकता है नहीं। हमें सिर्फ सिद्धांत समझना है। अब हमें ये देखना है कि अभी जब मैं आपको वो चार्ट भेज दूंगा तो आप चार्ट देख के बाकी चीज जान जाएंगे कि कौन सी नर्व कहाँ जा रही है। अभी आप ये समझो, मान के चलो ये लंबर है, और ये वाला जो तंतु है ये आपके पैरों से ही रेगुलेट हो रहा है। इसका तार जो है ये सारा का सारा पैरों में पहुंचा पड़ा है। ठीक है। तो आपके कमर के दर्द को ठीक करने के लिए पैरों के द्वारा किया जाने वाला आसन भी प्रभावी हो सकता है। जैसे अगर आपके कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मान के चलिए बहुत बेतहाशा पीड़ा हो रही है, और आपने पैरों को मोड़ने वाले आसन, जैसे पश्चिमोत्तानासन, जैसे पद्मासन, जैसे एक पाद स्कंधासन, इस तरीके के आसनों का प्रयास किया तो भी आपके कमर दर्द के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और एक बात, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा या तो आप इसको ऐसे मोड़ें कि इधर वाला डिस्क इधर इधर निकल जाए, तो इससे आप बचा सकते हैं। एक तरीका नंबर 1 ये है। मान लीजिए ये इसको छू जाए तो क्या कर सकते हैं आप? या तो कुछ ऐसे आसन कराए कि इधर वाला डिस्क इधर वाले को छोड़ के इधर इधर बाहर हो जाए। लेकिन फिर वो जब भी, जो क्लाइंट है आपका, वो जब भी परेशान होगा वापस ही इसको छू देगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट, अगला ये होगा कि हो सकता है कि आप आसन करें, आपका आसन जो है वो गलत हो और ये बल्ज हो जाए और वो इसको छू जाए, है ना। जरा 1 मिनट रुकेगा, मैं बस एक मिनट है, मेरे गेट पे कोई है, हाँ, सॉरी। हाँ, क्षमा कीजिए। तो मैं आपको बता रहा था कि सर जी, फोरामेन है ये, पल्प नहीं है ना? फोरामेन पल्प नहीं है। फोरामेन का मतलब होता है जो खाली स्थान है जहाँ से निकल के आ रही है चीजें। पल्प तो ये है ना। सपोर्ट है एक तरीके का ना सर, हाँ, ये इसमें सपोर्ट भी करता सपोर्ट ही है। हूँ। हाँ हाँ हाँ। ठीक अच्छा है। सर, जैसे हम लोग सर्पासन भुजंगासन करते हैं तो ये डिस्क आगे की तरफ जाती है ना, ताकि ये जाहिर सी छुए बात है, नहीं। जाहिर सी बात है।
आप जैसे ही ये आपकी शरीर इतना, हालांकि इतना स्पेसियस बना के रखती है, जब तक ये पल्प आपका ठीक है तब तक ये इसको भुजंगासन में या हलासन में या सर्वांगासन में ये इसको नहीं छूता है। लेकिन यदि ये इन्फेक्टेड है या किसी कारण से ये परेशान हो गई है, बेतहाशा पीड़ा हो रही है आपको, या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी कारण है, अगर ये बाहर आ गई है तो छूते ही बहुत तेज झंझनाहट होनी शुरू हो जाएगी, और फिर पूरे दिन पैर में झंझनाहट बनी रहेगी। जब जब ये इसको छुएगी, मीठा मीठा पेन जो है वो हल्का हल्का आपको फील होता रहेगा। कहाँ हो रहा है ये नहीं पता चलेगा कहाँ हो रहा है, लेकिन ये पता रहेगा कि हो रहा है, कुछ तो इधर है, कुछ तो हो रहा है। ठीक है, वो आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपको खुजली हो रही है हाथ में, लेकिन अब किधर हो रही है वो नहीं पता चल रहा है? जैसे डेल्टॉइड के मसल्स के आसपास अक्सर ऐसा होता है कि आपको अगर खुजली हो तो आपको अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आप कहाँ हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो स्पाइन का एरर है। जो यहाँ आपका, आपकी स्पाइन की जो कॉर्ड्स हैं वो फील, मतलब जो नर्व्स है वो यहाँ फील कर पा रही है, तो आपको लग रहा है खुजली इधर ही कहीं इधर हो रही है, लेकिन एक्चुअली वो एरर यहाँ का है। तो कई बार ट्रांसकोड हो जाता है, कई बार गलत मैसेज गलत तरीके से आपके मस्तिष्क को पहुंचता है, और आपका हाथ उसी के हिसाब से परफॉर्म कर रहा होता है। हम क्या कर सकते हैं योगा में, मैंने आपको बताया कि या तो आसन ऐसा आप डिजाइन कर लें, या तरीका ये है कि इसको इतना स्ट्रेच करके इतना, या तो इसको टाइट रखें या इसको स्लो करें। कई बार ऐसा होता है कि ये नर्व्स जो होती है बहुत टाइट हो जाती है, ठंड के मौसम में अक्सर ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि बाहर का तापमान कम होता है, तो धीरे धीरे चीजें जमने लग जाती है ना, जैसे जमती चीजें टाइट हो जाती हैं। तार आप देखिए, बिजली का तार भी ठंड के मौसम में टाइट हो जाता है। वैसे ही आपको क्या करना है, एक्टिव रहना है। जब आप एक्टिव रहते हैं तो इसके अंदर वही स्पेस बना रहता है, जो स्पेस पहले था, जितनी लंबी ये पहले थी उतनी ही लंबाई हमेशा इसकी बनी रह सकती है। अब थोड़ा और करीब से जाते हैं, इसको और नजदीक से देखेंगे कि अगर बल्ज होता है तो कैसे ये इसको टच करता है। वापस इसको देखिए चारों तरफ से। ठीक है, आपके आसनों का प्रभाव है ये देखिए, साइड हो गया तिर्यक ताड़ासन। ये तिर्यक ताड़ासन का इम्पैक्ट क्षेत्र दिखा रहा हूं मैं आपको। ये कौन सा इम्पैक्ट क्षेत्र है? यदि आपने सर्वांगासन किया या हलासन किया तो आप इस हिस्से को मोड़ते हैं पीछे की तरफ। ठीक है, और जब अब हम इधर आ गए तो ये आ गए पश्चिमोत्तान वाले हिस्से में। यहाँ पे पश्चिमोत्तान यानी साइड पश्चिमोत्तान भी कर सकते हैं, या साइड से जाने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो पूरा पूरा हिस्सा क्रिएट करता है। अब देखिए ये हुआ डिस्क का बल, ये फटा और ये हो गया। अब आना शुरू हो गया सेंसेशन, 1 2 3। वापस देखिए फिर से, समझ पा रहे हैं? अब इसका कारण क्या होगा, ये लेयर्स जो थी, प्रोटेक्टिव लेयर्स थी, ये कैसे ब्रस्ट कर गई? या तो ये कमजोर हो गया, यानी आपका जो फाइबरस टिश्यू है वो कमजोर हो गया। आपके शरीर में जो भी मिनरल जाने चाहिए थे, जो इसको बना था, वो कमजोर हो गया। आपके अंदर का मेद पावरफुल हो गया या अतिशय गाढ़ा हो गया, कुछ भी कारण हो सकता है। कारण का कोई हिसाब किताब तो है नहीं किस लिए ये, या तो ये कमजोर हो या अंदर वाला बहुत ज्यादा टाइट हो जाए, है ना? या आप इसको कुछ खा ही ना रहे हो कि ये बनी ना रहा हो अच्छे तरीके से, इसमें डेवलपमेंट ना हो रही है। तो ये कोई भी कारण होगा, और ये जब ये इसको छू गया तो फिर ऑपरेशंस, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेट कराइए। फिर आप ऑपरेट करते हैं, इसको काट के निकाल देते हैं सब, लेकिन उसकी गारंटी कौन लेगा कि ये वापस, अब डॉक्टर थोड़ी इसको बना के रख देगा, ये तो भगवान का काम है। अब भगवान का काम है, या भगवान के शिष्य के रूप में आपकी आत्मा का कार्य है कि वो आपको प्रेरित करे कि हे वत्स जाओ कुछ खाओ, खा पी के इसको बढ़ाओ या योगा करो, है ना? और अगर ऐसी कंडीशन में योगा करते हैं तो आप और परेशानियों को बढ़ा देंगे। आप क्या करेंगे, आपको अंदाजा ही नहीं लगेगा कि आपने कब इसको और भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि आप आसन लगातार तोड़े मोड़े जा रहे हैं। कब आपको भुजंगासन कराना है, कब आपको सर्वांगासन कराना है, इसका अंदाजा आपको नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम होता है योगा टीचरों का कि रिपोर्ट मांग ले। उसमें वो बोल्ड करके लिख देते हैं, जो एमआरआई वगैरह वाले होते हैं, स्कैन वगैरह वाले, वो लिख देते हैं कि इसमें तो बहुत ज्यादा परिस्थितियां खराब है, कृपया करके इसको क्लिनिकली देखें। वो अपने अपने हिसाब से, वो अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख के वो लोग दे देते हैं। अब अगर ये परिस्थिति है तो आपको वापस से होल्ड डाउन करना पड़ेगा। पहले तो जनरल एक्टिविटी बढ़ाइए, ताकि वो जो बल्ज है वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो। और ये पीड़ा देखे, अब ऊपर तक तो पीड़ा ठीक है, लेकिन नीचे एक जगह जहाँ बेकार हुआ कार्यक्रम, उसके नीचे का पूरा कार्यक्रम खराब, है ना? अब पूरा कार्यक्रम खराब का मतलब, हो सकता है आपको पिंडलियों में दर्द हो, काफ मसल्स में दर्द हो, थाइज में दर्द हो, कहाँ पेन होगा ये आप अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे। और ये पेन का कारण क्या रहा? वो रहा वो बल्ज। ठीक है, अब इसको ठीक करने के लिए वापस या तो आप अपने आहार विहार पे पूरा ध्यान दें, और फिर धीरे धीरे इसको करके बाहर निकाल दें, ये पावरफुल हो जाए। फिर या तो ये डॉक्टर्स का जो इलाज होता है, वो आए, आके इसको पकड़े और पकड़ के इसको बाहर निकाले। ठीक है, तो ये भी एक रिस्की, बड़ा बहुत रिस्की काम होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये नर्व जो आ रही है, इसने इस 12,000 11,000 बोल्ट को छुआ या कहीं से छेदा, तो आप पैरालाइज्ड हो जाएंगे।
लेकिन हालांकि अब तो डॉक्टर्स एक्सपर्ट आ चुके हैं, वो तो उनके पास बहुत अलग अलग दिव्य प्रकार की मशीनरी आ गई है आजकल, तो वो लोग फिर भी अच्छा कार्य कर ले रहे हैं, ताकि बहुत बहुत कम ये खराब होता है। पहले इसका रेट बहुत ज्यादा था, लंबर का ऑपरेट कराया और वो कार्यक्रम खराब। अभी भी डॉक्टरों के पास इतनी कमजोरी है कि उन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि ये कौन सी नस दबी है, कौन सी नर्व दबी है जिसके कारण से व्यक्ति पैरालाइज्ड हुआ है। अगर उनको ये पता लग जाए तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ इलाज जरूर कर ले। और एक चीज, जैसे नर्व्स जो होती हैं या वहिकाएं होती हैं, रक्त वहिकाएं जो होती हैं, अगर वो खराब हो जाए तो उसको काट के दोनों को, दो ऊपर नीचे को जोड़ा जा सकता है। नर्वस सिस्टम के साथ ये गलती भूल के भी कोई न्यूरो साइंटिस्ट नहीं करता है। जल्दी जनरली उसको काट के नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। किस हिस्से में क्या कोडिंग है ये ईश्वर जाने या आपकी आत्मा जाने, और कोई नहीं जानता। ठीक है, नर्वस साइंटिस्ट भी, माने न्यूरो साइंटिस्ट भी इन चीजों को नहीं जानते। अब बची बात की, अगर कमर में ऐसी स्थितियां हो तो क्या क्या रोग उत्पन्न होता है। तो आइए थोड़े से 10-12 रोग लिख लेते हैं फटाफट। सर हाँ। सर जैसे हम योगासन करते हैं तो जैसे कि अगर बहुत ज्यादा बल्जिंग होती है तो अवॉइड करते हैं ऐसा है कि अभी आपने बताया कि नहीं बताया सर? क्या जैसे बताया? एमआरआई की रिपोर्ट। सर जैसे कि बहुत ज्यादा बल्ज है तो बहुत दिक्कत होती है, तो योगासन भी आपने कहा कि एक तरीके से आसन। अवॉइड हाँ, करते हैं। हाँ, ठीक नाम लिया आपने, योग आसन। आसन अवॉइड करते हैं, योग अवॉइड नहीं करते हैं। और योग, आसन योगासन। हाँ आसन, हाँ योग आसन अवॉइड करते हैं, योग अवॉइड नहीं करते हैं। योग इज अ नॉन अवॉइडेबल थिंग अंटिल योर सोल इज इन योर बॉडी। जब तक आपकी आत्मा आपके शरीर में है, योगा इज अ पर्टिकुलरली नॉन अवॉइडेबल एलिमेंट, लाइक ब्रीदिंग। जैसे आप सांस ले रहे हैं, वैसे ही योग अवॉइड नहीं किया सकता है, क्योंकि आप हर समय योग में हैं। हाँ, आसन अवॉइड किया जाता है और करना भी चाहिए, क्योंकि कब, अच्छा अपना होना तो अपने पे तो फिर भी ट्राई करो, लेकिन दूसरे के शरीर पे ट्राई मत करो, क्योंकि कब किसकी शरीर क्या हो जाए उसकी गारंटी नहीं है। और फिर वो बेचारा आपके, देखिए मेरा एक मित्र है, अच्छा साइंटिस्ट है, आजकल तो प्रोफेसर हो गए वो भी एमबीबीएस कॉलेज में, तो हमेशा हम लोग की बात होती है इन विषयों पे, तो एक बात ही आती है, तो ये कहता है कि बहुत सारे केसेस जो है न्यूरो के डॉक्टरों के कारण ही बिगड़ जाते हैं। मतलब 70% से ज्यादा केस का रेशियो ऐसा माना जाता है कि न्यूरो का डॉक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है उस पूरे केस को खराब कर देने के लिए, क्योंकि उसको अंदाजा ही नहीं है, वो उसमें जाके गलती से भी कुछ भी थोड़ी सी भी एरर हुआ और फिर सारी चीजें खराब हो जाती हैं। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो ये अक्सर होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सारे के सारे वो मेडिकल स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, सीनियर डॉक्टर हॉलीडे पे होता है, वो बोलता है, वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे केस देख रहा है, वो बोलता है हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। एमबीबीएस एमडी वाले बच्चे होते हैं, एमडी वाले चेक करते हैं, चेकिंग के चक्कर में जाओ, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। ठीक है, हाँ सर हाँ। किस केस तक की, मतलब कितनी बल्जिंग तक की योगासन कराया जा सकता है? इसका और कोई सर लेवल क्या? नहीं है, वो आप जब रिपोर्ट देखेंगे ना, इसका कोई लेवल नहीं होता है इतना कि, अब ऐसा थोड़ी कि पूरा बल्जी बाहर निकल के आ जाएगा, वो इतना ही जाएगा अगर आकार में आप पूछती हैं तो, कि और वो सर होगा क्या, ये जो बाहर से निकला वो वापस जाएगा कि ये हट ही जाएगा ये करने हट ही से? जाएगा, ये हट ही जाएगा, यूज हो जाएगा आपके शरीर में। अभी जो हम लोग देख रहे थे उसमें तो सिर्फ हड्डी और हमें नर्व दिख रही थी ना, वो हड्डी और नर्व चारों तरफ मांसपेशियों से, मेद से, मज्जा से, तमाम चीजों से भरी हुई है ना, पास में खून की भी वहिकाएं हैं। तो जब आप आसन कर रही हैं तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आप नर्व्स को ही छू रही हैं। आप, ऐसा तो नहीं कि आपकी शरीर सिर्फ एक हड्डी और तंतु की संरचना है। आपको, आपके शरीर में बहुत सारी चीजें हैं। तो जब आप स्ट्रेच करती हैं, कोई स्ट्रेचिंग करते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आप तंतु को ही स्ट्रेच कर रही हैं, नहीं। आप सिर्फ हड्डी पे प्रभाव डालने बिल्कुल नहीं, आप सबसे पहले मांसपेशियों को, लिगामेंट्स को, ब्लड फ्लो को करती हैं। तो जब उस क्षेत्र में प्रभाव ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वहां परेशानी है, तो वहां रक्त का प्रवाह बहुत तेज हो जाएगा। और जैसे ही रक्त का प्रवाह तेज होगा तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके शरीर के लिए। हाँ जी, प्रभा जी। सर जो बल्ज होता है, बोलते हैं कि इस प्रॉब्लम में जो कोई भी नर्व है वो ब्लॉक हो गई, तो क्या ये बल्ज के प्रेशर की वजह से ही वहां पे ब्लॉकेज हो हाँ जाता हाँ है? हाँ हाँ हाँ, और क्या। और ब्लॉक अंदर क्या बह रहा है, अंदर तो इलेक्ट्रिक सिद्धांत बह रहा है ना, अंदर तो नर्व्स के अंदर खून थोड़ी बह रहा है। ये जो आपकी जो नर्वस सिस्टम का पूरा हिस्सा देख रही हैं आप, इसके अंदर क्या चल रहा है? इसके अंदर सेंसेशंस चल रही हैं, इसके अंदर कोडेड इलेक्ट्रिक मैसेजेस चल रहे हैं ना, कि हाँ मच्छर काट रहा है, तो वो इलेक्ट्रीफाइड हुआ, कोड हुआ, और कोड होके आपके दिमाग में क्या। अब ऐसा तो है नहीं कि मच्छर आपको काटता हो और आपका दिमाग ये महसूस करता हो कि कुत्ता काट रहा है। कभी ऐसा महसूस हुआ आपको? नहीं ना। और कुत्ता काट रहा हो तो ये कभी नहीं महसूस हुआ कि मच्छर काट रहा है।
अब सुई जब लगवाते हैं बच्चे को, तो छोटा बच्चा तो बेचारा रोने में बिजी हो जाता है। अगर वो थोड़ा सा बुद्धिमान होता और बड़ा होता तो वो आपसे पूछता, कुछ नहीं, आप क्या बोलते, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, चींटी काटी, चींटी काटी। उसको क्लियरली पता है कि चींटी काटेगी तो मेरा दिमाग मेरे को चींटी जैसा बताएगा, ये इंजेक्शन ही है जो आप मुझे बता रहे हो, है ना। लेकिन ये कि उसके दिमाग में उसके लिए कोई शब्द नहीं है, ठीक है। तो ये मैसेजेस रन कर रहा है उसमें। अब वो ब्लॉकेज, वो मैसेजेस को आप ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो। और इलेक्ट्रिक, अभी अभी एक किताब अभी मेरे बगल में रखी है, इसमें लिखा हुआ था आजकल जीन्स को ही चेंज कर दे रहे हैं सर, डॉक्टर्स हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं पढ़ रहा था, इसमें क्या लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जीन्स को चेंज करने की एक बहुत बड़ी परेशानी आ रखी है, और पूरे ये तो मार्केट में, क्या इसका नाम तो है। सर जो ये पेन किलर दवाइयाँ होती हैं, ये हम्म। इन्हीं मैसेजेस को दबा देती हैं, पैरालाइज कर देती हैं कुछ टाइम के लिए, हाँ राइट? हाँ 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 हाँ, ये क्या करती है, दबा देती है उसको, मैसेज को बंद कर देती है। बायो हैकिंग के विषय में मैं पढ़ रहा था। इसमें इसमें क्या कर रहे हैं बायो हैकिंग में, 2011 में डेव स्प्रे नाम के किसी वैज्ञानिक ने इस शब्द को बनाया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग बायो हैकिंग का सबसे जाना पहचाना प्रकार है। इसमें क्या करते हैं, RFID, RFID जानते हैं क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। मतलब वो आइडिया लगा लेते हैं कि क्या मैसेज चल रहा है, उसको उसी को चेंज कर देते हैं। यानी जो कोशिका जिसको ये पता चल रहा था कि मच्छर काट रहा है कि कुत्ता काट रहा है, वो उसके उसके समझने के प्रकार को ही चेंज कर दे रहे हैं RFID लगा के। ये बायो हैकिंग आ चुकी है शरीर में, अब इस समय वैज्ञानिक बना रखा है इन लोगों ने। तो ये सब चलता रहता है, मार्केट है, हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीजें आ रही हैं, वो चेंज करने की। आगे आने वाले समय में सुपर मानो बना देंगे, तो हो सकता है UPSC का एग्जाम लोग बायो हैक करके चिप लगा के पहुंच जाए और आराम से ऑल इंडिया टॉपर बन के निकल के आ जाए, है ना। तो इसलिए आप लोग मत सोचिए, अगर आप लोग UPSC में सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो इसमें कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि आगे आने वाले समय में कोई भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, कुछ कुछ बीमारियां हम लोग लिख रहे थे ना, कहाँ गई, एक इतना पर है। एक आपने बोला कि खान पान से इसमें सुधार किया जा सकता हाँ, है जो, मेरे पास तो उसको बताइए और भी मैं क्या पूछूंगा। वो भी बता दीजिएगा कि क्या मतलब डाइट में क्या चीजें ऐड करनी है और क्या अब चीजें वो तो हटानी मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, मेरे पास और कुछ बोलने को बचा ही नहीं है, इसके अलावा मैं और क्या ही बोलूंगा इसमें, बताइए। सर एक 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 बात ये बताइए सर, जैसे कि इन सब आसनों कराने के लिए डॉक्टर्स की अनुमति का होना बहुत जरूरी है, राइट? ना 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 ना, इसके लिए तो आपकी अनुमति होना जरूरी है। आपका दिमाग पहले, सर कैसे? सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज इम्पोर्टेंट, वही तो, इसीलिए तो कोर्स कर रहे हैं आप लोग। यही तो आपको नहीं आता, वही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सीखो। आपको अब पता चल गया ना कि अच्छा ये ऐसा बल्ज होता है। पहले कमर दर्द का मतलब आपके लिए सिर्फ कमर दर्द था, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जैसे होता था। पहले हम शुद्ध गरीब थे, अभी भी गरीब है, पहले हमारे मतलब 4 पीढ़ियों से गरीब थे। ये होती है शुद्ध गरीबी। और एक होता है कि पहले हम अमीर थे, बाद में गरीब हुए, फिर अमीर हो गए, तो ये होता है वांछनीय गरीबी, समझ रहे हैं आप। तो अभी क्या थे, आप शुद्ध नहीं जानते थे, शुद्ध रूप से नहीं जानते थे। क्षमा कीजिए, एक फोन लेना पड़ेगा मुझे। हेलो, हाँ जी। हाँ, क्षमा कीजिए। तो कहाँ थे वो, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि पहले आपको नहीं पता है कि डिस्क बल्ज क्या है। आपको इतना पता था कि घुटने में, इधर पैर में दर्द हो रहा है तो हो रहा है, कुछ तो चल रहा है इधर। अभी आपको इतना पता चल गया है कि हाँ कुछ ऐसा है जो निकल के आके हमारी तंतुओं को छू देता है। अब वो छू कुछ तो ऐसा, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। अब अगर आप इतना जान गए तो आपका काम ये है कि हमें सिर्फ ये करना है। जैसे एक कहानी बड़ी अच्छी है कि उसने बोला, इन्होंने, हमारे गुरुजी ने बोला है कि हाँ, बैजनाथ धाम की कहानी है बड़ी प्यारी। वो एक बेचारा बैजू नाम का वो था, वो डेली जाता था अपनी भैंस चराने के, गाय चराने के लिए। तो गाय उसकी जो है वो शिवलिंग पे दूध खुद ही गिरा देती थी। तो ये बैजू जो है वो एक दिन छुप के देख लिया कि अच्छा ये यहाँ पे कोई काला जादू है। तो उसने लाठी निकाला और दे लाठी शिवलिंग के ऊपर खूब मारा। तो शिव जी एक दिन प्रकट हो गए, ऐसे ही 2-4 दिन चल रहा था, तो वो खुश हुए बेचारे कि बड़ा भोला इंसान है, मिल गए, प्रकट हो गए, बोले बताओ कुछ वर मांगो। बोले मुझे वर वर कुछ नहीं चाहिए, तुम, मेरे मालिक ने बोला है या गाय को मत मारना, वो जरूरी है हमारे लिए, और तुम जो हो काले जादू, तुम हमारी गाय का सारा दुग्ध जो है वो निकाल ले रहे हो, तुमको मारना जरूरी है, पहले 10 लाठी में मारूंगा। बोले अरे नहीं, मैं भगवान हूँ भाई, तुम मुझे नहीं मार पाओ। तो बोले भगवान हो तो, बोले पूरी पूरी दुनिया मुझे पूछती है, मैं पूरी दुनिया में पहले आता हूँ, मैं ही बनाया हूँ। तो बोले तो ठीक है, ये वाला सिद्धांत लेट वी चेंज, अभी मैं आगे आऊंगा, तुम मेरे बाद आना। तो उन्होंने तथास्तु कहा, और आज भी वो बैजू नाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यानी बैजू इज द फर्स्ट, नाथ इज द सेकेंड, और फिर धाम, समझे। तो बैजनाथ धाम बन गया। तो ऐसे ही अभी मैंने आपको बोला है कि अभी आप भी एकदम क्लियर रखो, कोई भी पेशेंट ऐसा मिले तो बोलो कि हमारे तो टीचर ने बोला है
कि इधर बल्ज निकला, अभी वो बल्ज किसका बना दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इतना पता है हमको कि सप्त धातु सिद्धांत के हिसाब से वो रस रक्त मेद मेद का हिसाब किताब है उसमें। तो मेरे को मेद से पहले वाली सारी चीजें ठीक करनी है, रस ठीक करना है, रक्त ठीक करना है, अस्थि ठीक करना है, मांस ठीक करना है, फिर मेद आएगा तो मेद मेरा ठीक हो जाएगा। अब मेद ठीक करने के लिए मुझे इन चीजों पे, अच्छा ये लेवल जानते हैं कि नहीं, सप्त धातु सिद्धांत ये तो कॉमन है कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है उसके नीचे वाली सारी चीजें ठीक करनी होती है आपको। जैसे अगर किसी के स्पर्म क्वालिटी को अगर आप जस्टिफाई करें और वो खराब है, कोई पिता बनने के योग्य नहीं है, तो आपको वो बाकी की 6 चीजों को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके 7वीं चीज ठीक होगी। ठीक है, और उन 6 चीजों के लिए फिर 5 चीजें, 5 के लिए 4, 4 के लिए 3, 3 के लिए 2, 2 के लिए 1, ये सब ठीक करना पड़ता है। तो मेद अगर आपको ठीक करना है तो उसके लिए अलावा आपको चारों चीज ठीक करनी है। फिर आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई है कि नहीं नहीं आगे नहीं मुड़ना है, कितना मुड़ना है अब आपको पता चल गया। पहले क्या कि कमर दर्द वाले को सोचते थे कि इसको लग रहा है दर्द हो रहा है, तो अगर मैं ऐसे कर दूं तो हो सकता है सीधा हो जाए, है कि नहीं। कोई झुक के चल रहा है बेचारा, तो उसको सोचते थे यार इसको ना एक काम करता हूँ, अगर मैं भुजंगासन में पकड़ के थोड़ा खींच दूं तो हो सकता है टाइट हो जाए। ये कायरो वाले क्या करते हैं, कायरो प्रैक्टिस वाले क्या करते हैं, ऐसे ही तो मोड़ते तोड़ते हैं, ऐसे पकड़ के तोड़ दिया एक ही बार में। वो ठीक करने की कोशिश करते हैं हड्डी को। तो आप ऐसे मत बन जाना, आप अगर कर दिए पता चला कि आपको अंदाजा नहीं है और हड्डी का जो है हड्डी का दिवाला निकल जाएगा। ठीक है, तो बस इतना आइडिया लेके चलिए, बाकी की चीजें तो धीरे धीरे फिर एक और एनाटॉमी का एडवांस कोर्स होगा उसमें फिर ज्वाइन कीजिएगा, तो उसमें मैं एडवांस चीजें बता दूंगा आपको। नहीं नहीं ऐसा नहीं, इस यही अंतिम लेवल है। इसके बाद आप जाएंगी तो वो एक्सट्रीम एनाटॉमी हो जाएगी। फिर उसके लिए 2-3 चीजों की आवश्यकता हो, आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो या आपको बहुत इंटरेस्ट हो, जैसे मैं अभी खाली रहता हूँ तो ये सब पढ़ते रहता हूँ, तो आप भी खाली हो तो रील्स देखने के बजाय आपको इसमें मजा आए, तो समझिए कि फिर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो 2 ही स्थितियां हैं, एक स्थिति हम लोग जहां तक पहुंच चुके हैं, और दूसरी स्थिति है कि जहां आप जिस दिन रील्स का त्याग करके और ये बायो हैकिंग जैसी चीजें पढ़ने लग जाएं, या ये देखने लग जाएं कि शरीर में क्या सब चल रहा है। जैसे मैं वो वेबसाइट खोल के देखते रहता हूँ इधर उधर, बायो डिजिटल उसका नाम है, वो खोल के इधर उधर देखते रहिए कि क्या निकला, कुछ तो नया मिलेगा ही, है ना। चलिए कुछ बीमारियों के नाम लिख लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, 2 तो मैंने आपको बताया था, फिर भी लिख लीजिए। अंग्रेजी में स्पेलिंग ना है तो कोई बुरी बात नहीं है, हिंदी में भी अ पर ओ की मात्रा लगा के लिख सकते हैं, ओस्टियो अर्थराइटिस ऐसे करके। हमें नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है, ना ही हमको जाके उसका एग्जाम देना है ना, आईलेट्स का एग्जाम देके कोई डिग्री प्राप्त करनी है। हमें तो जितना हमारे काम की चीज़ है उतना बता दो, बाकी चीज जय हिंद जय भारत। रेमेटाइड अर्थराइटिस इसके बाद वाला है, रेमेटाइड अर्थराइटिस। थोड़ा थोड़ा इनके विषय में भी लिख लीजिए ना, तो ऑस्टियोपोरोसिस में लिख लीजिए, ये इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती है, बोन की डेंसिटी खराब हो जाती है। और डेंसिटी को चेक कराने के लिए सबसे पहले कोई कमर दर्द का आदमी मिले तो उसको बोलो BMD चेक कराइए। BMD बोले तो बोन मिनरल डेंसिटी, इसको चेक करा के आपको पता लगाना चाहिए कि व्हाट इज BMD। ठीक है, थोड़ा महंगा टेस्ट होता है लेकिन हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, डिजेनरेशन से शुरू हो जाता है, इसमें उल्टी सीधी बढ़नी शुरू हो जाती है हड्डियां, डीजेनरेशन शुरू हो जाता है। ये लिखवाया तो था पिछली बार ना आपको, पिछले वाले लेक्चर में था। पैगेट में लिख लीजिए क्या होती है पैगेट, जिसको बोलते हैं पैगेट डिजीज में। इसमें हड्डियों का मॉडल ही खराब हो जाता है, रीमॉडलिंग ऑफ द बोन्स, रीमॉडलिंग ऑफ द बोन्स। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं या छोटी हो जाती हैं। फिर लिखिए बोन कैंसर, अस्थि कैंसर। इसमें लिखिए एक ट्यूमर डेवलप होने लग जाता है अस्थियों में, जिसको मैलिजेंट ट्यूमर बोलते हैं, MALIGNANT। मैलिजेंट ट्यूमर डेवलप हो जाता है शरीर में। पहले ये अस्थियों में डेवलप होता है और फिर धीरे धीरे शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है, तो ये अस्थि कैंसर में आ जाता है। अस्थि कैंसर में आप बिल्कुल दूर हो जाइए, क्योंकि अस्थि कैंसर में आप घातक बन जाएंगे उस क्लाइंट के लिए। अगर किसी को बोन कैंसर हो जाए तो उससे दूर हो जाइए, क्योंकि अगर आप आसन कराते हैं और फिर उसकी डेड सेल्स अगर शरीर में फ्लो करना शुरू हो जाती हैं किसी भी माध्यम से, तो दैट विल बी मोर डेंजरस। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए रिकेट्स, बच्चों में होता है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से। विटामिन डी और कैल्शियम, इसलिए अपने बच्चों को
शाम को सुबह खेलने जरूर जाने दीजिए, और उसको स्कूल में भी कहिए कि स्कूल में भी खेले, जितना हो सके ग्राउंड में दौड़े, इधर उधर दौड़े, थोड़ा बहुत गिरे टूटे फूटे तो भी फूटने दीजिए। जितना ये सब होगा ना अभी बचपने में, जितना वो टूटेगा फूटेगा उतनी ही पावर क्षमता आएगी। रोते हुए बच्चे को ये नहीं कि तुरंत ही चुप कराने लग जाए, अरे अरे नहीं चुप हो जाओ, चुप होने नहीं है, रो दे, थोड़ा सा रो लेगा तो और पावर आएगी, ठीक है। कभी भी शर्माना नहीं चाहिए कि मतलब उसको शर्म फील कराए, अरे तुम तो गिर गए हो। ऐसे क्या होता है, फिर उसके दिमाग में नकारात्मक चीजें भरनी शुरू हो जाती है, जो हीलिंग कैपेसिटी को कम करते हैं। गिर गए तो गिर गए, ठीक है, उड़ गए तो उड़ गए। तो ये शर्म वाला भी हिसाब किताब नहीं देना चाहिए, रिकेट्स की ये खासियत है। हाइपोथायराइडिज्म जानते हैं, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, पैराथायराइड ग्रंथियां जो होती हैं वो ओवर एक्टिव हो जाती है, लिहाजा बहुत सारा कैल्शियम अस्थियों से बाहर होना शुरू हो जाता है, पैराथायराइड ग्रंथि के अति एक्टिविटी के कारण ये होता है। लिहाजा कैल्शियम की अति उपयोगिता हड्डी को कमजोर बना देती है। फिर आता है फाइब्रस डिस्प्लेसिया, वही डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसिया लिख कह सकते हैं, फाइब्रस डिस्प्लेसिया। इसमें क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू जो होता है, सामान्य हड्डी जो है वो फाइब्रस टिश्यू के से रिप्लेस हो जाती है, यानी अस्थि गुजगुज जैसी हड्डी हो जाती है। फिर वो गुजगुजी हड्डी समझते हो कैसे, मैं बताऊं, ऐसे दबाओ तो वो गुज गुज करे ना क्या बोलते हैं, आपने वो देखा है सर वो वाला सेब, भूसा सेब। हाँ हाँ हाँ, जो जो एक से होता है, जो गेंद वगैरह गाड़ियों में रखा जाता है, जिसको दबाओ तो ऐसे दबाओ वापस वो वापस आ जाता है, वैसी हड्डी फाइबर टिश्यू ऐसा होने लग जाता है, हड्डी कमजोर हो जाती है। हमारे हड्डी के नाम पे कलंक है वो, उसको हड्डी भी घोषित नहीं कर सकते, मांस भी नहीं घोषित कर सकते, बस वो कलंक ही मानो उसे हड्डी के नाम पे। सर हड्डी किससे रिप्लेस हो जाती है, फाइबरस? फाइब्रस टिश्यू से, हाँ फाइब्रस टिश्यू से, ठीक है। उसका बाद हार्निएटेड डिस्क, वही आपका फेवरेट रोग, जो भी हम लोग जिस पे इतना काम किया आज, हार्निएटेड डिस्क। वही इसमें क्या होता है, वो जो पल्प था वो बाहर निकल के और कॉर्ड को छूने लग जाता है। इसी पल्प के चक्कर में साइटिका हो जाती है, नमनेस आ जाता है, टिंगल करने लग जाएगा, टिप 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 पेन करने लग जाएगा, दिन भर रात भर पेन करता रहता है, टिप 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 करके, हाँ, हार्निएटेड डिस्क। फिर डीजेनरेटिव डिस्क होती है कारण, वो जो आपकी हड्डी थी, जो कॉर्ड है, वो हड्डी ही टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाए, समझे। जो हड्डी थी ना, जिसके जिसके ऊपर पल्प रखा था, अगर हड्डी ही टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो बेचारा पल्प कहाँ कैसे सरवाइव कर पाएगा, है कि नहीं। मेरे हाथ पे ये फोन अगर रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि मेरा हाथ सीधा है, ठीक है, तो ये रखा हुआ है। अब मेरा हाथ ही अगर ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो ये फोन टेढ़ा नहीं होगा क्या, होगा ना। वैसे ही अगर सर आप, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हड्डी का तो आसान है, हड्डी वाला अगर वो हो तो वो तो आपके खान पीन पे तुरंत आ जाएगा, क्योंकि आप फिर वापस कैल्शियम विटामिन डी लो, खूब सारा धूप में जाओ, वो खुद ही ठीक कर लेगी। आपको पता है 70% रोग बॉडी सेल्फ हील करने की क्षमता रखती है, 70% डिजीजेस। इसमें जैसे जैसे बुखार है, जैसे छींक है, जैसे खांसी है, ये सब बॉडी खुद ही ठीक कर लेती है। लिवर से संबंधित तो 90% डिजीज लिवर लिवर को ठीक करने की क्षमता रखता है। लिवर खुद को ही वापस बढ़ाने की क्षमता रखता है, शरीर का सबसे शानदार अंग माना जाता है। अगर सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा हो लिवर का, वो वापस डेवलप करके पूरा बना सकता है। लिवर इतना, इतनी ज्यादा मदर सेल्स अपने अंदर ऑप्ट किए हुए रखे हुए हैं, ठीक है। एक और लिखिए, एक बड़ा अच्छा रोग है स्टेनोसिस, स्पाइनल स्टेनोसिस, STENOSIS, स्पाइनल स्टेनोसिस। ये क्या करता है, स्पाइन की जो कैनाल थी ना, उसी को वही पतली होती चलती चली जाती है, जो जिसमें से वो रज्जू जा रहा है, जो स्पाइन की कॉर्ड गुजर रही है, वही धीरे धीरे पतला होता चलता चला जाता है, स्टेनोसिस। इसका मतलब क्या क्या क्यों हो सकता है कारण, क्योंकि हड्डी आपकी ग्रोथ हड्डी में बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये अक्सर उन लोगों को होता है जो बता रही थी ना माधुरी जी की, बियर पी लें तो वो बियर वगैरह वाले लोगों को ये अक्सर होता है कि उनके अंदर ज्यादा ही ग्रोथ हो जाता है, फिर कैल्शियम वगैरह एक्सेस शरीर में आने लग जाए तो भी परेशानी होती है।
बल्कि स्टेनोसिस इस रोग को बोलते हैं। एक होता है ऑस्टियोमिलाइटिस, ये भी बड़ा प्यारा रोग है, बड़ा रेयर है लेकिन प्यारा मानते हैं इसको। प्यारा इन द सेंस क्योंकि ये बहुत कम लोगों को होता है। जो भी रोग मैं प्यारा बोलूं इसका मतलब ये है कि वो यदा कदा देखने को मिलता है। सर्वाइकल और राइकल तो रद्दी रोग है, सब रोग रास्ते पे चलते हुए हर दूसरे तीसरे आदमी को मिल रहा है। लेकिन अगर कोई प्यारा रोग है इसका मतलब वो यदा कदा आने वाला है। जैसे मेहमान जो है वो डेली आए तो वो घर के जैसे हो जाते हैं ना, फिर उनको लगता है ये तो घर का ही है। लेकिन यदि कोई 5 साल में एक बार आए तो 10 साल में कोई आए तो आहा मजा ही आ जाए, है कि नहीं। तो ऐसा 10 साल वाले रोग हैं ये बहुत किसी को आप देखेंगे तो। ऑस्टियोमाइलाइटिस देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें एक इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें बैक्टीरिया या फंगी, बैक्टीरिया या फंगाई जो होती है, फंगस, वो वर्टिब्री को इन्फेक्शियस कर देती है। और ये इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन का कारक बन जाता है। और फिर ये इसी चक्कर में जो बोन है जो स्पाइन की, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अब जब ये बैक्टीरिया वाला कारण होगा तो समझिए सबसे पहले परेशान होंगे, सबसे ज्यादा दुख किसको होगा जानते हो? लीवर दादा को। हड्डी में परेशानी है, हड्डी बढ़ रही है, एमआरआई करा रहे हो निकल के आ रहा है वो, सोचो कितना टेढ़ा है, क्या कोई सोच पाएगा इस रोग में। हड्डी बढ़ी, आपने सोचा यार कमर में पेन हुआ, आप गए एमआरआई के पास, एमआरआई ने बोला कि ये तो डीजेनरेट कर रही है, हड्डी बढ़ रही है। अब वो ऐसा एमआरआई एक्सरे वाला बैक्टीरिया थोड़ी एक्सरे में निकाल देगा, कह रहे यहाँ तो बहुत सारा बैक्टीरिया का अटैक हो चुका है। लेकिन उसको बैक्टीरिया को कौन, उसको उसका एंजाइम कौन रखता है? एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स या जो भी आप खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, लाइसोसोम्स वगैरह जो डेवलपमेंट है, तो हड्डी का लाइसोसोम इतना, वो इतनी उसकी कोशिका की वॉल इतनी रिजिड होती है, अस्थि जो होती है, हड्डी टाइट होती है ना, हार्ड होती है। तो अब जैसे जिस टेबल पे मैं बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, इस पे पानी गिर जाए तो पानी नीचे चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, पार तो करके जाएगा नहीं, सो के तो जाएगा नहीं, बह के चला जाए अलग बात है। ऐसी ही आपकी हड्डी है, तो बैक्टीरिया ऊपर तो है ठीक है, उसका लाइसोसोम अगर आएगा अंदर से। लाइसोसोम कहाँ होता है? लाइसोसोम के विषय में तो जानते ही हो, कहाँ होता है लाइसोसोम? तो सेल्स। हाँ, सेल्स के अंदर होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, उसमें लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम का काम क्या होता है? पचा देना, कोशिका को समाप्त कर देना। तो अगर लाइसोसोम को पता चले तब तो, क्योंकि गोल्जी अपैरेटस तो उसको बाहर जाने देने से रहा। गोल्जी अपैरेटस का क्या काम होता है? कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, कैसे आएगा कैसे जाएगा, ये दोनों मिलके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलके काम करते हैं। अब अगर मान के चलो कि अस्थि के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाए तो ये इनको अलाउ ही नहीं करेगा गोल्जी की तुम बाहर जाओ। तो कोशिका मरेगी नहीं, नहीं मरेगी तो सीधी सी बात है कि धीरे धीरे वो अपना एरिया बढ़ा लेगा, डीजेनरेट कर जाएगा। और आप एमआरआई करा के डेली डेली मुझे मैसेज भेजोगे सर कमर दर्द तो ठीक हो नहीं रहा, करें क्या? और मैं भी एमआरआई रीड करता रहूंगा, मेरे को लगेगा कि बात तो ठीक है, कुछ तो आसनों में गड़बड़ी है। लेकिन इसका एक एंगल ये भी होता है कि आप इसको इन सारी डिजीज को एक दूसरे तरीके से भी देखें, और इसको कोशिकीय स्तर पे पहुंचा के देखें, मिलाइटिस लेवल पे। ऑस्टियो मिलाइटिस, ऑस्टियो का मतलब भस, हड्डी से संबंधित, मिलाइटिस मतलब जो कोशिका के संबंधित रोगों में गिना जाता है, शुमार। ठीक है। सर ये पहचान में कैसे आता है, ये क्या तो इसके लिए भगवान ने टेस्ट क्या होना दिया। चाहिए? ये फीवर लीवर से संबंधित परेशानी का सबसे प्यारा रूप है फीवर, बुखार। लीवर जैसे गुस्सा हुआ तुरंत गर्म हो जाएगा, और लीवर गर्म हुआ इसका मतलब पूरी शरीर गर्म। फिर आप जो है, आप ये नहीं समझ पाओगे, लीवर बुखार का मतलब गुस्सा है शरीर आपसे, ठीक है क्योंकि आप उसके कारण को नहीं समझ पा रहे हैं। और आप क्या करते हैं? पैरासीटामोल फेंक के मारते हो कि तुम्हारा गुस्सा मेरे गुस्से से कम नहीं है, मैं तुमसे ज्यादा खतरनाक गुस्से वाला हूँ। ये लो 250 mg का पैरासीटामोल। नहीं हुए ठंडा, कोई बात नहीं, ये लो 500 mg का पैरासीटामोल। नहीं हुए कोई बात नहीं, 650 mg का पैरासीटामोल, इंक्लूडिंग इंजेक्शन, एक इंजेक्शन के साथ। फिर भी नहीं हुए, गुस्से बहुत ज्यादा गुस्से में हो, कोई बात नहीं, चलो पानी बोतल चढ़ा देते हैं, भर्ती हो जाओ हॉस्पिटल में। फिर हॉस्पिटल में जब जाते हैं आप, तो डॉक्टर फिर प्रेम से शुरू करता है कि अरे लीवर भाई आप तो बुरा ही मान गए, कोई बात नहीं, ये लीजिए पहले पानी चढ़ा देते हैं आपको थोड़ा सा, फिर थोड़ी सी और दवाइयां चढ़ा दे, धीरे 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 फिर गुस्सा ठंडा हो। बुखार का मतलब शरीर है आपसे क्रोधित, और आपका काम है कि उस क्रोध को जस्टिफाई करें। और यदि नहीं जस्टिफाई कर सकते तो फिर आप भी किसी पे क्रोधित हो और आपके साथ कोई ऐसा ही इलाज करे तो सोचिए कैसा होगा। आप गुस्सा हो, कोई आपसे और ज्यादा गुस्सा हो गया, आप और गुस्सा हुए, वो और गुस्सा हो गया, फिर सोचोगे कि या तो आप ही ठंडे पड़ जाओगे और ऐसे ही कई बार बुखार में लोग जय हिंद जय भारत हो जाते हैं। इसके फेमस उदाहरण है कौन? इसके फेमस उदाहरण है यश जौहर, सलमान खान के गुरुजी, जिन्होंने सलमान खान को नहीं, शाहरुख खान को जिन्होंने बनाया।
इतनी बढ़िया बढ़िया फिल्में देखी ना आपने, मोहब्बतें उन्होंने बनाई, जब तक है जान बनाई। वो जब तक है जान बनाया और उसके बाद खुद की जान उनकी चली गई। क्यों? क्योंकि जब तक है जान के शूटिंग में एक मच्छर काटा उनको, पढ़िएगा वो तो फेमस न्यूज है, मच्छर काटा और उनको कौन सा मच्छर वाला रोग हुआ, क्या होता है? डेंगू। डेंगू। डेंगू हुआ। और और सर फिर ये चोपड़ा था वो। यश चोपड़ा, क्षमा कीजिए, वही जो है जौहर चोपड़ा, सब एक ही है, सब एक ही थाली के चट्टे पिट्टे हैं ये। ठीक है, तो चोपड़ा वो बेचारा, वो फिर उसका उसका खोपड़ा काम नहीं किया कि ये बुखार क्यों है, और फिर वो चोपड़ा से फिर चोपड़ा हो गया। जय हिंद जय भारत। इसलिए बुखार को कभी भी मजाक में मत लीजिए, ऑलवेज जस्टिफाई योर फीवर, कि आपका लीवर गुस्सा क्यों है, व्हाट इज द मेजर रूट कॉज फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज। बुखार ऐसे जनरली नहीं होता है, होने का कुछ तो कारण है। तो नेचुरोपैथी वालों ने लिखा 10 सिद्धांत जो नेचुरोपैथी का, वो यही कहता है कि रोग आपका मित्र नहीं शत्रु है, और बुखार तो उसमें सबसे बढ़िया दोस्त है, नहीं, रोग आपका शत्रु नहीं मित्र है, और बुखार उसमें आपका सबसे बढ़िया मित्र माना जाता है। बुखार का मीन्स वो जस्टिफाई करा रहा है, वो आपको बता रहा है कि देखो ये गड़बड़ी हो रही है। तो यही, अगर ऐसे ऑस्टियोमाइलाइटिस से संबंधित रोग हो तो सबसे पहला कारण है फीवर का आना। और कई बार तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी दिखने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे गर्दन का, बात करते करते मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बात करते करते मैं ऐसे हिल गया, फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और फिर ऐसे ऐसे हिल रहा हूँ, है ना, ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे हिल रहा हूँ तो मैं नहीं हिल रहा हूँ, ये मेरे जो तंतु हैं उनके अंदर इलेक्ट्रीफाइंग चार्ज बहुत तेजी से जा रहा है, और जो मुझे बिल्कुल झंझना दे रहा है बहुत तेजी से। और इसका सबसे बेहतर उदाहरण मैं बताऊं, झंझनाहट कैसे कैसे आती है। आपने ये वाला हिस्सा देखा ना कि यहाँ पे आपको करंट मारा कभी? फील किया तो होगा ही। आपने एल्बो के नीचे जब मारे तो आपको लगता है अरे यार ये क्या चीज है। सबसे, क्योंकि यहाँ जो नर्वस की जो जो कोशिकाएं जाती हैं, जो जो तार जा रहा है, जो तंतु जा रहा है, वो बहुत इजी, इसके पास ना कोई मांस है, क्यों नहीं के पास, क्या ही मांस है बेचारे के पास, एल्बो के पास कोई मांस नहीं है, तो आराम से टच कर जाता है, और जैसे छूता है ना तुरंत आपका नर्वस सिस्टम अंदर ही आपको एक झापड़ मारता है जोर से, क्या कर रहा है बे, हाथ सीधे रख। कम से कम मेरे अंदर फ्लो बने रहने दीजिए, क्योंकि मैं कौन, मैं नर्वस सिस्टम हूँ, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, और मेरी जानकारियां आपके लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए मुझे मत परेशान कीजिए। वो तुरंत आपको मारता है जोर से इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी आपके शरीर में, आप गूगल का सर्च करके देखिएगा, कई सारे इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स वाले घूम रहे हैं इस समय भारत पूरे विश्व में, मानो जिनको इलेक्ट्रिक बिजली नहीं मारती है, वो किसी को छू दें तो वही उसी को बिजली मार देती है। मानो शरीर में इतनी एनर्जी है, बिजली वाली ऊर्जा है। पढ़िएगा वो इलेक्ट्रिक मैन वगैरह क्या क्या सब आते रहते हैं ये सब। ठीक है, तो अब हमें मांसपेशियों पे जंप करना है। हम लोग आधे 5 दिन हमने निपटा दिए हैं, आगे 5 दिनों के अंदर हमें 5 बड़े बड़े कार्यक्रम पूर्ण करने हैं। 4 दिन निपटाए क्या, 5 दिन हो गए, कितने दिन हो गए? चलो दिन में क्या करना है हमें, तो अपने कोर्स कह रही है माधुरी जी, 4 दिन हो गए। एक दिन कोशिका, एक दिन ऊतक, एक दिन अस्थि, फिर एक दिन अस्थि, फिर आज भी अस्थि, कोई बात नहीं, 4 दिन हुए तो मत करो, एक ही दिन हुआ, कोर्स तो अपने समय से खत्म होगा ना। वो तो जिस दिन अंतिम, क्योंकि स्लाइड्स दिमाग में बनी हुई है कि हाँ ये वाला अंतिम, नर्वस जिस दिन आ जाएगा उस दिन हम लोग फिर, उसके बाद मैं आपको फिर मार्केट में फिर उतारूंगा कुछ दिनों के लिए, आप लोग उतारिए फिर आनंद लीजिए, ठीक है। तो ये है सारी बातें, और कुछ बातें हो तो आप बताइए, अब आज की कक्षा को खत्म करते हैं, तो 12 बजे मुझे कहीं जाना है। सर माधुरी, चार्ट भेज दीजिएगा वो हाँ नर्व्स भेजूंगा वाला। भेजूंगा, चार्ट भेजूंगा, नर्वस सिस्टम के साथ ही भेज दूंगा वो आपको, ठीक है। डाइट आपने कहा था जो